everyone and all present here. आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हमारे ट्यूशन में एक प्रोग्राम है टॉपर स्ट्रेटजी शेयरिंग, तो यहाँ पे एक वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है हम सब के लिए, एज ये हम सबको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स हम लोग एग्जाम में स्कोर कर सके। सो इस प्रोग्राम में हमारे जो टॉपर्स हैं लास्ट 2 और 3 ईयर्स के, वो हमें स्ट्रेटजीज बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे हमारे जो मेरी ट्यूशन मेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम्स तैयार किए हैं, तो उनको प्रेजेंट करने का टाइम है अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना टाइम वेस्ट करने के बिना यहाँ बुलाना चाहूंगी अलवी फातिमा को, जो टाइम की वैल्यू जो होती है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे एक स्टूडेंट हो, एक इंसान हो, वर्कर हो, उसके हर एक की लाइफ में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो उसी वैल्यू को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे अलवी फातिमा यहाँ पे स्पीच करेंगी। सो आई काइंडली माइंड अलवी फातिमा। Starting with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Alvi Fatima, on behalf of Raza Tuition Center, is here to deliver a speech on the topic value of time. As we all are familiar with the proverb, we cannot step into the steam river twice. Did you know why? Because the flow that has passed will never pass again. Time is all we have this moment right now. There is only one thing in our lives that we are never able to reacquire once. It is gone. I am not talking about money. I am not talking about material items. I am talking about time. When we utilize the time correctly, it contains the ingredients to success. To effectively utilize time, one must set goals, prepare a timetable and work for it. Once a person asked to a wise person that what is the most precious thing we have right now, so the wise person answered time. Time is all what we have right now, and we have to utilize that time. I don't think that this topic should be cannot be completed with 1 or 2 minutes. It can't be completed. So I want one more speech on this topic. So I want to call Mavish on this topic with a speech time. Assalamualaikum everyone. आज मैं अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ विद द टॉपिक टाइम। सो अगेन मैं अपनी स्पीच को एक कोटेशन से स्टार्ट करूँ, दैट इज इट्स नॉट दैट वी हैव लिटिल टाइम बट मोर देन वी वेस्ट अ गुड डील ऑन इट। कि टाइम एक समय जो मतलब एक समय है पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। मतलब एक समय है जो बीत गया है, जिसमें आपने जो किया है ना, कहीं ना कहीं आपको किसी का अफसोस होता है, किसी न किसी चीज के लिए आपको खुशी महसूस होती है कि मतलब मैंने क्या किया, कहाँ अपना टाइम मतलब वेस्ट कर दिया, कहाँ पे अपना टाइम मैंने अभी लगाना है। मतलब आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है अपने ही टाइम से। जब आप अपना पास देखते हो ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है उससे। मैं आप हजरात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमत का सबक। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, खजाने बहारों को लूटकर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए प्यारे महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उठने से हजाब हो जाती है, और जिसकी कुर्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सईद और शुहदा का दर्जा अता करती है, और जिसकी जुर्रत साद बिन अबी वक्कास को फतह ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान को बयान क्या करूं। मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शान कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर के जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआएं देने वाला, वो ओहद के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद करवाकर भी मुस्कुराने वाला, मेरे रब जिनके शहर की कस्में उठाई, मेरे रब जिन्हें कभी खबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुजम्मिल कहे। हाँ उसी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत आज तफरकू में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीने में नफरत पड़ी हुई है। अब उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इसी नामे मोहम्मद के सबब। अस्सलाम चाहता कि इस मौसू का एहतमाम करूं। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून तवालत है, कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती। जनाब सदर, इब्तिदा
खुदा भी वही एहतराम, मेरे नबी पे अरबू दुरूद और खरबू सलाम। Success is directly proportional to the amount of hard work. Success is directly proportional to the amount of hard work that you have spent to achieve your goals. हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। बते होते हुए भी फासलों में कैद है, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद है, पाँव में रिश्तों की जंजीरें हैं, दिल में खौफ की, ऐसा लगता है कि हम अपने घरों में कैद हैं। थैंक्स नज़ीर फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड्स। यहाँ पे टॉपिक सक्सेस से लेके हुजूर की मोहब्बत, हर एक टॉपिक आज कवर हो गया। थैंक यू सो मच। सो अब जो टाइम है वो है हमारे टॉपर्स की तरफ पढ़ने का, जिन्होंने हमारे हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी जो पूरा जिला है उसका नाम रोशन किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टार ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, स्टार ऑफ द स्टेट, जिन्होंने 12th क्लास में 496 मार्क्स गेन किए थे इन जम्मू डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक। आई होप आप सबको समझ आ गया। स्टार सलमा आगा, एंड आई वांट टू कॉल हर, सो प्लीज बी ऑन द डाइस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। And a very sweet and charming good morning on it all children of it. This is me, Salma Aga. Just an element of nothingness, which have been called here, inspire you all. This is such a great thing and great honor for me to be invited here and to share my strategy, which I have followed in my 10th board examinations and in my 12th board examinations. Prior to all, I'm extremely grateful to your tutors who have called me over here and have thought that I'm able to inspire you all. I know that every student and every creator of Almighty Allah is having different kinds of talents, different kinds of skills. They all are good in their own ways, in their own dimensions of the life. But my dears, each one of you sitting over here is having the capability to top the entire Jammu division, is having the capability, caliber, stamina to top the entire division. And you all can top the entire India when you go in the competitive examinations as well. There was nothing special in me. I am also a human being like you. I have achieved nothing in life yet. This is just a beginning. The way is so long to go. The success is so far to attain. I have to go so long more. But my dears, today I have been called here to share my strategy. So without grabbing yours and mine precious time, I will start with my strategy. There was not a specific strategy which I have followed specifically for my 10th board examinations or for the 12th board examination. I hope your 12th and 10th board students are sitting. 12th as well as 10th, okay. So, well, the thing was that there was nothing specific strategy, but there are some specific things which I have been following from my very childhood itself. I think from the 5th class itself, when I had got first rank in the Punch, in the class 5th. And this is not to show off here. The thing is that when I got first rank in 5th class, I got a confidence in myself. I got a confidence that what are the things which are different from my friends, which are different from my classmates, which are different from my siblings, from my cousins, that I have in myself, I think that are going to be, that are worth it, that I got to know, that I identified in the 5th class itself. And that was the time when I thought that the things which I have, that my friends and my siblings and my cousins think that those are different, or those are abnormal, or those are unnecessary, but that are worth it. I identified in the 5th class itself. And the some things from those I will be sharing with you all. You might feel those are unnecessary, those are unwanted, and those are just having no value. But I will tell you all that those were the very things which made me to stand over here today in front of you all and share those very things to you all. So first thing is that whenever you are sitting in your class and listening to your teachers, you must make your class notes. Lecture notes must be there.
There are some students who think that we are extremely genius, we are extremely intelligent, these teachers are nothing, we will go to home, we will scroll on the YouTube and we will get everything. No, my dears. What the things your teacher knows that no one else knows. Your NCRTs, your JK Boss books, your standard books, your general knowledge books are not going to give you the things which your teachers know you, which your teachers are knowing and are sharing to you in your very classes that you are ignoring. Even my very friends, they used to tell me that, Salma, are you noting all the things in the class? You are having the notes as from the sciences subject. You know that notes are being printed and you are getting the notes over there. But the thing is that those my very friends used to make fun of me that why are you writing down the things in the class? At home you will get to know these all from the NCRT's books. Very, very, very authentically they are written over there. Each and every topic is there. But my dears, when you will note from the class, for example, reflection is being taught to you. The process of reflection and reflection is being taught to you in the class. And at home you are having your notes, right? So when you will open your class lecture book, that lecture note, and you will compare it to that printed over note, you will find a difference. Because that is being grabbed and written by your own mind. Na? So we'll find a difference. You can understand those things very clearly. And the main agenda of getting success is that you must digest every topic. There is nothing over cramming and just vomiting over the sheets. You can never ever top anything and you can never ever achieve anything in your life. The thing is that you must understand all the topics completely, digest it, and then you can write on the sheets. Okay? So first thing is that you must make the class notes, right? Lecture notes, and then you must make your own notes at home. Even though you are having JK Boss books, even though you are having guides, Narendra is there, MBD guide is there, do not run behind those guides. You must make your own notes, right? First thing is that your own lecture notes, and then you can assemble your lecture notes with your printed notes, and then grab some things from your textbooks, NCRT, JK Boss book, then make your own notes on the very day. For example, if today's topic is being taught, you must make those pair notes today itself. Because if you will shift it on tomorrow and tomorrow, that tomorrow is not going to come, right? So those notes you have to make today itself, if the topic is being taught today. Next thing is that I have seen in many students, they think that we are so much intelligent, we don't need to give tests in the class. Especially in the 12th class students. They are, for example, the boys are from higher secondary, the girls are from Sheesh Mahal. They think that if someone is sitting over here, for them is that they think that giving test is not important. And what is, it is just a class test. What is, it is just a term test. What is, it is just a micro test. What is, it is just a pre-board test. These tests will lead you to give your best in the board examination. Then why are you missing these very tests in the class? What is the main motive behind the missing of these tests? That is the most worst thing I have seen in students. As a student, you must follow your teacher. Your teacher is more experienced than you. Don't be over smart, don't be over genius, don't do these kind of things. Whatever your teacher is saying, for example, I have seen in my own friends that if today the test of first chapter is given tomorrow in tuition or in the school, they will say, no, we are going to miss the test, we will study the fourth chapter. First chapter we have already prepared. So we will study the fourth chapter and I am not coming to the tuition. I will use this time to study more. I will go ahead than you all students. What I used to do was that I used to follow all my teachers. Whether those were my tuition teachers, whether those were my class teachers. Right? So if the test of first chapter is given, I would go home and prepare it thoroughly. Right? I will completely prepare the test, and when we will give the test, we can analyze ourselves. We can analyze our answers. We can analyze the things, what we are writing, is it correct or not? And when we will get the feedback of those tests, what marks are given by our teachers, we can completely analyze our things, that how we are studying, how we are writing, and more especially the time-consuming thing. What amount of time you're consuming to write a particular topic, right? So second thing is that you must give all the tests, whether it is class test, whether it is tuition test, micro test, pre-board, and etc., because those very tests will lead you to give your best in the final board examinations, right? So next thing is that in the 10th class students, you see, you are having 5 main subjects. Science is there, maths is there, social sciences are there, humanities, Urdu is there, Urdu or Hindi, and English is there. So what the students do is that
they treat their own respective interested subjects as much superior, and they treat Urdu or lingual subjects, language subjects, some more inferior. They don't give much time to them. You see, like your maths and science, as you maximum students are having the tuitions of maths and science. So those two very subjects get prepared completely in your tuitions, because tuition teachers will take tests, give important questions and so on. I personally don't believe on important questions, but we will talk to them later. The thing is that they don't treat all the subjects equally. Maths and science get prepared in the tuition, but what about social sciences? What about that history, that geography, that economics, and also that English and Urdu? Because that are also holding the equal marks. Na? When your mark sheet will come, Urdu will also holding the 100 marks, English will also holding the 100 marks. So why are you not giving time to those subjects? If in your tuition you are studying chemistry, physics, maths, all on the time daily, you are studying daily, you are giving tests. What about the sciences and social sciences? I am currently myself studying humanities, and I think that these are the subjects which need most of the time. Because to impress an examiner, if you are writing the Greek Revolution or French Revolution in your examination, you need an authentic language to impress the examiner. What is you think that we will make an idea in our mind and we can write? It is just simple. Urdu is so simple. No, my dears. I used to give my most of the time to Urdu as well. Those who are from Islamia school, you might be very well aware of Niyaz sir. That why is he not giving the marks? But if I tell you my experience, I had got 98 marks in my pre-boards from him. That was how, because I used to give time to Urdu as well. That is a language. If you go to college, you will find professors of Urdu. You will find professors of English. They had taken those subjects as their most important and superior subjects. So who are you all to ignore those subjects? And that is why your results are not quite good and are not quite satisfactory. Because at the time, if you will love a book, it will give you the feedback. If you will love a subject, it will give you also the feedback very lovely. So right, if you are not giving your affection, your time to Urdu or English, the results will be the same, na? As reflection, what goes, that comes back. So results will be same, your overall results can't come good. So if you are in 10th class, you must give your time to humanities subjects as well, to Urdu as well, to English as well, right? Your science and maths will be prepared in your tuitions, right? Next thing is that for numericals you need more and more practice. If you are having the chemistry, it also has some numericals in the physical chemistry. If you are having physics, that is having the most of the numericals. So what you have to do, we are dealing with JK Boss, right? So you have to practice all the numericals given on the JK Boss course. Please do write that. You all have to practice all the numericals given on your JK Boss book. I used to do that personally. Apart from your notes, what the students do is that they only claim all the notes given by their tuition teachers or by their school teachers. They forget the part of the numericals. It also holds marks. And when you dream to be a topper, you must be very, very, very serious about even 1 mark. You can't lose even 1 mark, right? That must be your enthusiasm. That must be your thought of the day, thought of the year. Completely, that you can't lose even 1 mark, right? So what you have to do is that you have to completely practice all the numericals given over there. And for maths, I would say, apart from practicing the exercises, you have to practice the try these parts also, and you have to practice the examples given. As Ruxar sir is from maths, he knows that in examination anything can come. So you can't confine yourself to the exercises 5.1, 5.2 and you are done. No, you have to do try these parts also if you are having time. Firstly, you just make in your mind that how much chapters are there, how much exercises are there, all those must be in your mind here. You must have given thorough practice to all those exercises, and after that you must practice the at least examples part. Where examples are given, I personally used to do that and those helped me a lot. And then in maths, at the end of the chapter there is given what you have learned. So if there is any student who is going through that part also, I think he is going to be something, right? So you have to do what you have learned part, at least just go through, just read once. That is going to help you, because there are 1-word questions also in the beginning of the examination, whether it's of maths, whether it's of science. So what you have learned part you should never miss, whether it's from science or maths or anything else. And then for English, I would say in the starting of the question,
There are some questions like character sketch in your 10th, right? So before writing the character sketch, you must start with the writer's name. For example, it is there is one chapter give the character sketch of Holi. Is it? Yes. Same? Okay. So what I used to do was that I would start that Holi is the main character of this chapter story, short story Holi, right? So its writer is this. I used to mention the writer as well, even though writer was not asked there. But to impress the examiner, you need to be unique. Your answer need to be unique so that they are getting more enthusiastic and interested to check your entire sheet with more energy and giving you positive marks. So what I used to do was that start with the name of writer, start with the whether it is a short story, whether it is a prose, whether it is a poem, right? So start with like this in every question. I used to do in every question, and my friends used to laugh at me. Really, they used to laugh at me, Salma, what the things we are doing. They used to think, in the beginning I have said you might feel my things as unnecessary, but those things are which make you unique. So I just want to share with you all, it is up to you whether you follow or not. There must be your own strategies, your own things which make you unique, as you can't copy anyone, because you can excel only, you can make a best only when you will better your own way. You can't copy someone else. Okay, so these are the very things. And in the 12th students, is here anyone from the 12th? No? So you all are from the 10th. And in 10th I have achieved 492. In 12th it was 496. So I have heard that toppers are just crammers. I have heard. If someone here is having that mindset that toppers are just crammers, it is completely wrong. Because when you will go to attend the examination, I myself was astonished with the question paper of chemistry. I have got it. It was so bad. My chemistry question paper was so bad. I have studied all the chapters, all the topics, all the reactions in chemistry, but believe me, the question paper was not so satisfactory. And in the beginning, I was like, I don't know even 50% of it. But at that, I have attempted to complete when I go through it. So what the thing is that if in the examination hall you see the question paper and you get disappointed, the thing is that you just relax for 2-3 minutes and then just go back in the classes. Then very thing I have mentioned here, lecture notes, those will come into your mind. Your lecture notes and your lectures will come into your mind, and that you can answer all the questions over here. Then is the writing. Final question is that how, this was all about the preparation, right? So you are having 3 months now before your examination. So this is time for preparation, not for making notes, not for making lecture notes that you may imply in your next year, right? This is the time for preparation. Just start the preparation, make a timetable. I personally had not followed any timetable, but if you are timetable followers, you can make timetable, you can follow that, and you can divide your syllabus, how you will prepare, and the last month should go for the revision. And the revision should also be of numericals too. Then is how to write an examination and answer sheet. Last 5 minutes of the examination should be given to the reading, to the thorough check of your answer sheet. And before that, your 5 minutes should be given to the highlighting portion. And my friends again used to laugh at me, why you are highlighting all the portions of the answer sheet. But if someone over here has seen my answer sheet, they might say that it was somewhat unique. All others did not do that. So what I used to do was, for example, you are writing any topic, French Revolution, in the heading you will underline the French Revolution line. Nothing goes, and no one else will underline the all other parts. Its date also will not be underlined by some students. They just write it and come, we will get marks. No. For attaining marks, it's not only you study, it's not only you cram, it's not only you vomit on the sheet, it's that how you present on the sheet. So your presentation must be very unique. And if you're writing the French Revolution, there will be some dates, there will be some people who have contributed in it. All the things must be underlined by you with the pencil. I used to underline with the pencil. And I used to underline all the important parts, right? So this is one thing you must underline, and your first 2 sheets must be very impressive for the examiner, for the evaluator. Your first 2 sheets must be very, very impressive. And while you are writing the examination, your watch must be here in front of you. Because you need to count down all your time, and you need to manage your time. If you are going for the board examinations,
There are last 5 minutes you should neglect. Because sometimes they take the sheet early, sometimes late. So before that your examination, your answer sheet must be completely done. All of your questions must be attempted, underlined, highlighted and checked. You just neglect the last 5 minutes, those you will get sometimes luckily or sometimes you will. Okay, so don't and attempt the long questions at the first. Long answer time questions at the first, because at last if objectives are left you can attempt them in 1 minute also. But if long question is left, so you need much time to attempt that. Okay, so this was all, and finally I would say that each one of you is having the capability, each one of you is so intelligent, so genius sitting over here. You all can talk, right? This is not a difficult thing if you will do the work on time. If you will prepare every topic being taught in your school, in your tuition on time, it will go so smoothly. And my obstacles were like, I'm from 5 kilometers away, I come from 5 kilometers away, so my obstacles were like, I had to come tuition in the early morning time, in dark, and those were winter times. So it was tough, but the thing is that problems are very beautiful when you know how to handle them. So when you know how to handle your problems, you might be having some health issues, there might come some marriages in your home, but the thing is that your focus must be on studies, right? Marriages will come and go, your friends will come and go, guests will come and go, joys will come again, time will come again, but the day when your result will come, all will have focus on you. Your relatives, everyone will ask, what is your mark? So, and for 10th and 12th, mark is something very good. Everybody's focus is on your marks, and after that, no one is going to ask your marks. They will ask what career you are having, what job you have attained, and what kind of competitive exam you have qualified. After that, that will, but in 10th and 12th, your target must be very high. All of you set a target that you all will get above 490. And that is up to you how much you attain 499 or even 500 itself, okay? Your target must be very high so that you land up near to it. Okay, I hope that it was helpful. Any questions or queries? Any question? Regarding to writing of answers or your preparation? Or you might have... Yeah. Highlighting of the answers means only using pencil or anything? No, you have to use only pencil. You can't use your highlighters and etc. and etc. In the examination, you can use only your personal notes and books, but in the examination, you have to use pencil, right? And if you are writing any definition, for example, it is of convex lens, just an example. So you have to put in box that convex lens and then start the definition and then underline the entire definition. That is what I used to do. I don't know what you all are doing. Okay? I think it was quite helpful and you all are not bored. I'm sorry if I have bored you, and I think it will prove helpful to you, and I want to see you all to be the toppers. I need first rank from you. I myself have attained the third rank, but I need first rank so that our Poonch can shine more and more, so that everybody, the students of Jammu should hear from us that wow, students of Poonch are something. They are not something, they are everything, they are bombs. You all must bring first rank. What? First. And for first rank, your aim must be 500 out of 500, complete. So that you can land up to 499, 498, that is luck also sometimes works. But your hard work must be at most, okay? Do hard work, keep your intentions pure, and just dream that your father and mother should be smiling. Here must be that spark in the day of result, in their eyes, on their faces. That smile and that proud should be there on your tuition teachers' faces, on your parents, and as well as on your school teachers' faces. Just dream that, keep praying also, because Allah is also with you. Your Almighty also plays a very brutal role in your success. Be in touch with Him as well. Be in touch with your parents' prayers, and do your hard work at most. Hard work is the key to success. At the end of the day, only hard work matters, nothing else. All things fade away. So do your hard work at most, and I need you all to shine as well. More than me, much more than me. Go far, gain the successes high. There is no way to stop you. Go far. Thank you. Really, literally, in my whole life, this much inspiring and motivational speech I have never heard. And thank you, Salmadi, for your valuable words. And I want to tell you about one thing, that whatever the things Salmadi told us here,
was all that Rukhsar sir told us. I think 10th class students can experience well. And the most important thing that I experienced and watched here was test. I want to tell you that sir is that much inspiring and motivating for all of us, and is that much secure about our future. Now, sir, you know what sir is doing in every Sunday. Every Sunday there was regular test for 10th and 9th is going on, and each and every subject, whether one student is studying maths or science, all the subjects have to go from there. And I myself have experienced much of the things from here, और मेरी बहुत सारी improvements हुई इन टेस्ट की वजह से, and that is also going on. And परसों भी एक टेस्ट है, and want to prepare about that also. So thank you sir, and all these things were like that, and I think that toppers जो चीज बताते हैं वो टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज वाई टीचर्स वो चीज हमें पहले ही बताते हैं, बट हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं. लेक्चर नोट्स ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. थैंक यू दी फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड्स, इट वाज वेरी यूजफुल. एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल फरहाना रशीद, फरहाना दी for giving her words. As she was the topper of the 10th class, 1 or 2 exams were done, but she was the topper and she got 475 marks. And I think that she can also give some of the tips here. So Farhana, please come on, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Good morning. Good morning. Myself Farhana Rashid. और मुझे जैसे यहाँ पे आज स्ट्रेटेजी शेयरिंग के लिए बुलाया, मुझे लगा जहाँ सलमा दी ने अपनी जो है पूरी अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बता दी, तो वहाँ मैं अपने खुद को कुछ भी मानती हूँ, बट स्टिल मैं जो है हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि वो रिगार्डिंग स्टडीज के वो कैसे स्टडीज कर रहे हैं. शायद जो मैं आपको बताऊँ, क्या पता वो आपके लिए वो सही ना हो, आपको वो ना लगे, कोई अपना तरीका जो हो, बट स्टिल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अगर आपको सही लग रहा है सो यू कैन डू इट. जो मेन एलिमेंट्स जो है जैसे मैं मानती हूँ कि जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारी स्टडीज के वो है हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी. जैसे सलमा दी ने यहाँ कहा कि आपको जो है हार्डवर्क करना है, हमने सब कोटेशन पढ़ेंगे कि हार्डवर्क लीड्स यू टू सक्सेस, बट वो तब लीड करेगी जब आप में कंसिस्टेंसी होगी. आप एक दिन जो है अगर आप 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरे दिन आप स्किप कर रहे हैं, तीसरे दिन खेलने चले गए, फिर 4th डे आप फिर से जो है 4-5 घंटे स्टडी करें, फिर आपको लगेगा यार ये मैंने पहले पढ़ा था, अभी मुझे ऐसा लगेगा मैंने बुक ही नहीं खोली कभी. बट आपको क्या होना है कि हार्डवर्क कर रहे हो आप, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आप रेगुलर बेस पे पढ़ना है. आपने पहले दिन पढ़ा 4-5 घंटे मत पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो अगर आप पहले दिन, तो दूसरे दिन भी होना चाहिए कि हाँ आप सेम इंटरवल पे 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट डे 2 घंटे पढ़ रहे हो. ऐसे पढ़ोगे ना तो ऐसे क्या होगा कि आपको एक हैबिट बन के रह जाएगी कि हाँ रोज पढ़ना है, और उस तरीके से आपको याद भी रहेगा. अगर मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करती थी कि जो नोट्स का तो सलमान ने आपको बता रही कि नोट्स कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने, वो तो आप सबको एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है. तो क्या है कि जो क्लास में जो पढ़ाया गया उसके पहले नोट्स बनाए अपनी वर्डिंग में. उससे क्या होगा कि जब आप बुक खोलेंगे ना तो आपको एक तो आपने क्लास में लेक्चर अटेंड किया है, दूसरा जब आप उसको खोलोगे तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा कि हाँ इतना हुआ है. फिर जब आप रिविजन करने बैठोगे तो आपको वो और याद होगा. तो क्या होगा कि जैसा मैंने क्या किया था कि क्लास में जो नोट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी पढ़ाया जाता था उसकी अपनी वर्डिंग में नोट्स बना लें, फिर घर आके उसको मैंने ज्यादा टाइम नहीं, मैंने कोई 3-4 घंटे, मैं 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ ऐसे 1 या 1.5 घंटा जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना 1-1.5 घंटा मैंने पढ़ना है. कैसे मैंने जो नोट्स बनाने, फिर उसके बाद मैंने क्या करना, मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्लास में ये हुआ था, ये उससे मैंने नोट्स बनाए. उसके बाद मैंने उन नोट्स को रिवाइज करना है. जो मुझे आज टीचर ने पढ़ाया मैंने पहले ही टारगेट सेट कर लेना कि मैंने आज ही वाला जो मैंने आज मुझे टॉपिक पढ़ाया स्कूल में, मैंने उससे कवर करना ही करना है. पहले वो एम होना चाहिए आपके पास कि हाँ सबसे मेन कि आपको एम रखना है पहले कि आपने कितना टॉपिक कवर करना है. आप हर रोज एक चैप्टर नहीं कर सकता कोई, हर दिन पूरा एक चैप्टर कवर करके सोए नहीं. आपने क्या करना, थोड़ा पहले आपने थोड़ा सा टारगेट सेट किया, एम सेट किया कि मैंने इतना टॉपिक कवर करना है. फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि उससे रिवाइज कर रहे हो. जो आज किया स्कूल में, जो आज पढ़ाया उससे आज रिवाइज किया, जो नेक्स्ट डे कराया स्कूल में उससे आप उस दिन रिवाइज करोगे. फिर जो संडे को आपके पास बहुत सारा टाइम बचाओ, उस दिन जितना पीछे उस हफ्ते में आपने रिवाइज किया उस पूरे को जो है आप क्या करो, उस पूरे को जो एक बार पढ़ो, अच्छे से पूरा रिवाइज करो. तो उससे क्या होगा ना, एग्जाम टाइम पे आपको वो क्वेश्चंस को रट्टा मारना और वो बुक्स पूरी ऐसे पूरे दिन जो है रात पूरी बैठ के वो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. एग्जाम टाइम पे 2-3 घंटे पूरा सिलेबस आपका कवर सिर्फ रिवाइज करने को आपको टाइम मिलेगा. तो क्या होना चाहिए कि हार्डवर्क आप कर रहे हो वो करो, उसके साथ में कंसिस्टेंसी. देन नेक्स्ट वन इज नोट्स का तो आपको पता है कि अगर आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा.
आप जब भी क्या करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी होगा, आपने रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो नोट्स आपको पता है कि कैसे बनाने होंगे, अपनी वर्डिंग में से जो आपको टीचर ने पढ़ाया उस टॉपिक को आपको क्या समझ आया और क्या होगा ना, उससे आपको इजी रहेगा, आपको रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। तो आप उसको अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा ना कि वो आपको कभी भूलने नहीं लगा। देन मेन एलिमेंट कि जो आपको क्या होना है कि हमेशा मोटिवेट रहना है, कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए पहले कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे। कभी आपने इस बारे में सोचा कि आप पढ़ क्यों रहे, क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपको सक्सेस, यहाँ पे अभी सबने सक्सेस की बात की, सबने टाइम की बात की, क्यों सक्सेस क्यों चाहिए आपको, पढ़ना क्यों है, नौकरी पानी चाहिए? आपको सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए पहले स्टार्टिंग में। मोटिवेशन के बिना मैं अपनी बात में मोटिवेशन के बिना नहीं पढ़ सकते। इंस्पिरेशन होना चाहिए आपके पास कि आप पढ़ क्यों रहे। कभी सोचा, कभी 5 मिनट भी दिए इस बात को सोचने को? नहीं, वही प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात करूँ ना, अगर मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसे सोचा, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। वह बंदा सोचता है कि नहीं यार, अगर ये उस प्रॉब्लम को लेकर बंदा सोचता है कि नहीं बस अब यहाँ खत्म करना है सब, नहीं आगे नहीं बढ़ना है, पढ़ना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आती है बहुत लाइफ में। उस टाइम सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि अपने आप को कैसे बंदा मोटिवेट रखे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे और है। मैं हमेशा जब भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आई, मुझे कभी कोई डिस्ट्रैक्शन हुई, आंखें बंद करके सिर्फ मैंने उनके बारे में सोचा। मैंने कहा यार, अगर वो इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, आप अपनी जगह सोचो। सबके पेरेंट्स जो है ना बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। अगर जो हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है और हुआ भी होगा, आपने भी ये बहुत मतलब दिल करता हो कि नहीं यार पढ़ाई नहीं करनी है वो। अगर मैं सच कह रही हूँ, अगर आप एक बार आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस के बारे में सोचोगे ना, फिर दिल ही मर जाएगा। ये सब इन चीजों से, सब चीजों से दिल मर जाता है इंसान का। फिर उस टाइम बंदा ये सोचता है कि वो जो चाहते हैं ना, मतलब बस वही करना। वो क्या चाहते हैं मुझे बताओ। अगर वो जैसे आज तो हर कोई सोशल मीडिया यूज करता ही है। सोशल मीडिया जो आपको बिगाड़ नहीं ना, आप उससे बिगड़ रहे हो, आप खुद बिगड़ रहे हो। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो ना तो कभी नहीं बिगड़ोगे ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपको रोकते होंगे कि नहीं वहां नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, वहां फोन ज्यादा नहीं यूज करना। आपको लगता है यार ये जिंदगी के मजे नहीं लेने दे रहे, बाहर घूमने नहीं देते इतनी देर। क्यों नहीं घूमने दे रहे? बुरा चाहते हैं आपका, दुश्मन है? नहीं। फिर उसमें आपको भी ये पता है कि हाँ वहां कहीं ना कहीं वो हमारा भला चाहते हैं, बट नहीं। अगर आप उनकी बात नहीं मानते, आपको लगता है कि नहीं यार नहीं बस जिंदगी नहीं जीने दे रहे, ये खींच रहे पीछे पीछे, क्या हो जाएगा अगर 2 मिनट बस बोलना है, 2 मिनट फोन चलाना है, हो 10-15 मिनट का घंटा निकल जाता है। रात पूरी बैठ के फोन, पता ही नहीं, बुक खोली होगी, आगे से फोन रखा है, चला रहे है ना। पेरेंट्स के सैक्रिफाइस की तरफ नहीं देखा ही नहीं कभी। पता है वो क्यों चाहते हैं आपको इन सबसे दूर रखना? ताकि बस वो भी यही चाहते हैं कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप पढ़ो क्यों? ताकि आप सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में एक जो है ना इज्जतदार बंदे बनो। जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा वो एफर्ट वगैरह लगाए हैं, शायद वो चाहते हैं कि वो कल को आपको ना करना पड़े, आपकी स्मूथ लाइफ हो। पेरेंट्स की सैक्रिफाइस के बारे में पता क्या करना, घर जाकर ना 5 मिनट सिर्फ देना, आंखें बंद करना, बस पीछे सारा वीक क्या करना, सोचना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या क्या किया। भूल जाओगे ये सब, फोकस्ड रहोगे एक चीज पे। मैं अपनी बात करूँ, मुझे जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन फील होता है, मैं ऐसे कुछ सोचती हूँ कि नहीं क्यों पढ़ना है ऐसे, मतलब दिमाग ऐसे हो जाता है बनने का। कभी मैंने बस आंखें बंद करके मैं मम्मा पापा के बारे में सोचा। पता है मैंने अपने पेरेंट्स से 2 मेन बातें सीखी हैं। पहले मैं अपने पापा की बात करूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने पापा से मांगे थे, मुझे चाहिए था किस चीज के लिए मैं बताती हूँ। मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ 20 रुपए के पॉकेट में। मेरे पापा ने अगर मुझे ये भी कहा हो कि मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ चुप करके निकाल के दिया, ऐसे पूरा पॉकेट खाली, पैसे ही नहीं बिल्कुल भी। अचानक मेरे पापा बोलते हैं ना कि क्यों मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देता 20 रुपए, ये भी तो लेके चली। नहीं, कभी नहीं आज तक मैंने पापा से जो चीज मांगी सिर्फ एक आवाज पे निकाल के दी। सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। वहां से मैंने सीखा सैक्रिफाइस करना मेरे पापा से, कि अगर आप कुछ चाहते हो ना अपने, मतलब कोई आपका कोई एम है, मोटिव, अगर उसको पाना चाहते हो ना, तो उसमें
सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो मैंने अपने पापा से सीखा। क्योंकि मेरे पापा पता है, हम 2 बहने और 1 भाई हैं, तो मेरे पापा की आंखों में मैंने वो चमक देखी है कि वो उन मेरे भाई से ज्यादा हम वैल्यू को चाहते हैं कि हम पढ़े। हमारी फैमिली में मतलब कोई ऐसी लड़की नहीं है जो 12th के बाद भी पढ़ी हो, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि हम बेटियां ना उनका नाम रोशन करें। मेरे पापा ये नहीं चाहते कि मतलब क्या लोग मेरी फैमिली में आई मीन मेरे दादू तो नहीं है, लेकिन मेरे मतलब ऐसे हैं, चाचू हैं मेरे बड़े ताऊ, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को बाहर इसलिए भेजना पढ़ने के लिए, यहीं पे रुकेंगे, 10th पढ़ी ठीक है जी, 12th पढ़ी ठीक है, यहीं रुको, यहीं अगर ज्यादा ही पढ़ना यहाँ कॉलेज में एडमिशन कराओ। मेरे पापा चाहते हैं नहीं, मेरे पापा चाहते हैं कि इनके पंख खुले, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रोकूंगा नहीं। मेरे पापा पता है कैसे बोले, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि ये बाहर जाके पढ़े, ये मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी IAS बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। वही मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो। और दूसरा मेरी मम्मा, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मेरी मम्मा की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट उन्होंने कभी हमसे कभी इतना सा अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताई हो कि ऐसा है ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं। मेरी मम्मा हमेशा हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे, हमेशा हमें एक इंस्पिरेशन देते थे। मैंने अपनी मम्मा से सब्र करना सीखा, पता है, पेशेंस अपनी मम्मा से सीखा कि किस तरीके से हमें सब्र करना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो चाह रहे हैं ना आपको कि आप पढ़ो, कुछ बनो, बस उनको दिमाग में लाओ, उन्हीं को याद करो, कुछ नहीं दुनिया की आपको क्या देगी, कौन अपना होता है। आज जो है आपको अपना बोलो नहीं, आप पता है आपको आगे करने के लिए सिर्फ 3-4 हाथ होंगे और पीछे खींचने वाले ज्यादा होंगे। पकड़ा आपको सबने होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये आगे कर रहा है, ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं, ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं, नहीं, वो सब आगे नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपको लग रहा होता है। पकड़ा सबने होगा ना आपको, आगे कौन कर रहा है पीछे कौन, वो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। अभी आप जिंदगी की अभी आपने एक स्टेप भी नहीं अपनी जिंदगी का आगे बढ़ा होगा, अभी आपने इतनी लाइफ में इतनी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। जब आप आगे बढ़े तो हमें लाइफ बहुत अभी कहाँ, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। अभी जो आपको जिंदगी के मजे लग रहे हैं, बाद में रोगे इन चीजों पे कि क्यों किया था ऐसे, उस टाइम नहीं करना था, उस टाइम बात मान लेनी थी, उस टाइम पढ़ाई कर लेनी थी। हमारे पेरेंट्स पागल है जो हमें इतना करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि पढ़ो, ये करो, वो करो, पागल है वो, इन चीजों से रोक रहे हैं। तो मोटिवेटेड रहा करो, आपका एक एम होना चाहिए, उसके पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। पेरेंट्स की कदर करो, उनके सैक्रिफाइस को याद रखो, उनके एफर्ट्स को याद रखो। जितना प्यार वो आपसे करते हैं उतना आपको कोई नहीं कर सकता, ना कभी करेगा। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, अपने एम को पाने की कोशिश करो, उसके लिए बहुत मेहनत करो और साथ में कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड ये जो बातें थी ये रियल लाइफ पे बेस्ड थी और ये कोई भी रिटन स्पीच नहीं थी। एंड ये जो चीजें हैं यही जो चीजें हैं ये हम दोनों को स्पेशली काफी ज्यादा मोटिवेट करती हैं। और आई थिंक ये जो चीजें हैं ये हर एक की लाइफ में होती हैं, बस हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, हम देखना ही नहीं चाहते। सो जब आंसर आप लिख रहे हो तो अच्छी वर्डिंग में लिखो। ये नहीं कि बहुत बच्चे होते हैं कि आंसर उनको आता है उनको, लेकिन उनका ग्रामर लैंग्वेज वगैरह सही नहीं, तो उनमें मैक्सिमम टाइम्स मार्क्स आते हैं। तो अपनी ग्रामर अच्छी करो, ठीक है, आंसर राइटिंग अच्छी करो। वो एक स्किल होती है जो थोड़े बच्चों में होती है, बाकियों को वो लानी पड़ती है स्किल अपने आप के अंदर, वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है स्किल। तो वो होगी। और जहां तक नोट्स की बात है तो पैसे वेस्ट मत करो नोट्स में। बच्चे होते हैं लूथरा के पास जाते हैं, पता नहीं कहाँ से नोट्स लेके आते हैं, वो चीज मत करना। खुद की कॉपी लो, एक रजिस्टर मोटा, ठीक है, मोटे ज्यादा पेजेस वाला, जितना हो सके खुद से नोट्स बनाओ। चलो कभी नहीं समझ आया, कुछ नहीं आया तो YouTube से देख लिया या फिर कहीं से किसी नोट से निकाल लिया। मैं जो नोट्स आप खुद बनाओगे ना, वो चीज जो आप एक बार खुद से दिमाग से लिखोगे वो आपको जिंदगी भर याद रहती है। वो चीज आगे कॉलेज में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आई रही है मुझको। 10th वाले अभी 11th में जाओगे तो समझ में आएगी कि 10th के नोट्स की जो आपने पढ़ा होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। थैंक यू सो मच रुखसार सर जिन्होंने आज मुझे बुलाया है और इस काबिल समझा कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती नहीं है किसी भी चीज के लिए, पर जो चीज आपको चाहिए होती है वो होती है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। जो चीज भी पढ़ रहे हो उसको हर दिन पढ़ो। एक दिन जो पढ़ रहे हो क्लास में, क्लास नोट्स का जैसे कि आपको बताया सलमा दी ने, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जो आप क्लास में पढ़ते हो, जिस टाइम आप एग्जाम लिखने भी जाओगे ना, कोई भी चीज आ रही है मतलब जो आपको उस टाइम भूल जाती है, बट जब आप क्लास नोट्स को रिवाइज करने लगो ना अपने माइंड में, तो वो आपको अचानक से याद आती है और आप लिख पाते हो, कुछ भी लेंथ में लिख सकते हो। तो क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास नोट्स बनाते रहो और उनको रिवीजन जो पढ़ रहे हो उसको बस रिवाइज करते चलो, रिवीजन बहुत मस्ट है, जितना पढ़ते हो उसको रिवाइज करते चलो, वो बहुत काम आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज रुखसार सर ने हमें यहाँ बुलाया है कि हम अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकें। तो ऐसी कोई पार्टिकुलर स्ट्रेटजी है नहीं है, मतलब जब हमारे एग्जाम्स पास आ रहे थे, मतलब 5-6 महीने बचे थे, तो हमने खुद सर ने कुछ टिप्स दी थी, कुछ हम खुद टॉपर्स के पास गए थे कि हमें थोड़ा सा आप गाइड कर सको, और कुछ जो टिप्स थी वो हमारी खुद के एक्सपीरियंस से हमने सीखी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो, मतलब आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है पढ़ने का, मतलब मैन मोटिव, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो, आपको क्या मतलब रीजन है, वो आपको मतलब पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको अपना पता होना चाहिए आपके वीक सब्जेक्ट, वीक पॉइंट्स। जैसे मेरा था कि मेरा मैथ जो था ज्यादा से मतलब बड़ा नहीं था, मेरा बहुत वीक था पहले मैथ, बट बिकॉज ऑफ रुखसार सर वो आस्ता आस्ता मतलब बढ़ता गया। तो होता ये था कि मैथ जो था मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट था, ये सर को भी पता। जब मैं फर्स्ट डे ट्यूशन में आई थी, सर बोलते तो क्या करेगी, मेहनत कर। लाइक सर जो थे ना, अगर एक बच्चा 100 में से 100 मार्क्स ले रहा है, उसको भी उतना ही मोटिवेट करेंगे जितना कि एक बच्चा कम मार्क्स ले रहा है। तो मैंने आस्ता आस्ता मेहनत की और 9th में भी मेरे मैथ में फुल मार्क्स थे। और उसके बाद जब 10th था, तो जब प्री बोर्ड का एग्जाम था, तो मेरे 80 में से 40 मार्क्स थे। लाइक 40, और पूरे स्कूल में चर्चा चल रही थी कि नुसरत के 80 में से 40 मार्क्स आए प्री बोर्ड में। बट फिर मैंने सोचा कि मतलब सर ने क्या किया कि टेस्ट, मैम जो पास आती है वो टेस्ट पे फिर आ जाती है। हम क्या करते हैं कि हम स्किप कर देते हैं टेस्ट के, नहीं टेस्ट जो है ये हमें आता है तो हम घर जाके इसके बदले कुछ और पढ़ लेंगे। बट सर जो थे वो इतना फोर्स करते थे, जो थे इम्पोजिशन देते थे जो टेस्ट नहीं करता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो आपका टीचर आपको बोल रहा है आपको वो फॉलो करना है। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार हम तो ये करेंगे, हमारा तो सर जो है वो ये बात गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि जो आपका टीचर बोल रहा है ना, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, मतलब लिटरली आप कभी लाइफ फेल नहीं होगे कहीं पे भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मैं लाइक आता सबको है। अब आप स्कूल अपने जो एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर पे उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। लाइक अगर 100 में से 80 बच्चों को ना पूरा प्रिपेयर होता है, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं ये कहूंगी कि आपको, जैसे सलमा दीदी ने आपको बताया कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे पेपर की और किस तरह से आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, वो बहुत ही ज्यादा मानी या रोल अदा करता है आपके मार्क्स में। और अभी भी जो बच्चे जो है वो यहाँ पे बैठे हैं सोच रहे हैं कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद 2-3 महीने ही पहले स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और ऐसा कोई मोटिव था नहीं कि टॉप करना है। बट स्टिल आपने अपना 100% देना है ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो। आपने अपना मोटिव ये नहीं रखना है कि मुझे टॉप करना है, मुझे ये करना है। आपको ये करना है कि मुझे अपना 100% देना है और बाद में मुझे ऐसे रिग्रेट फील ना हो। लाइक मेरे जितने भी मार्क्स आए, 80% आए, 70 आए, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो यही बोलूंगी, लाइक बहुत लोग होते हैं कि मार्क्स 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 मार्क्स, बट मैं ये कहूंगी कि आप अपना 100% दो। आपको खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब ये रिजल्ट आया। अगर आपने अपना 100% दिया, आपको जो भी रिजल्ट आएगा ना आप उससे सेटिस्फाई हो गए। मैं आई एम रियली श्योर अबाउट दिस थिंग दैट अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना, आपके 80% भी मार्क्स आएंगे फिर भी सेटिस्फाइड हो गए। तो ताकि आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपको खुद को रिग्रेट ना हो बाद में। और सबसे पहले कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और यही मैं कहूंगी कि बस मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी नहीं। और बात आती है डिस्ट्रैक्शन पे, हम सब टीनेजर्स हैं और टीनेजर्स की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। और मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जो अभी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको पढ़ाई में, स्टडीज में, वो क्या है? सोशल मीडिया। यस एग्जैक्टली, मेरा भी ऐसा ही केस था कि सोशल मीडिया, हम अब क्या है ना 9th में 10th में बच्चे पढ़ते हैं, DSLR में फोटो लेके मतलब डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं से पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालोगे, आपको 10 लाइक मिलेंगे, उससे क्या हो जाएगा?
मतलब मुझे कोई बताओ, हम क्या करेंगे? आधा घंटा उन एडिटिंग एप्स में लगाएंगे, आधा घंटा में उनसे एडिटिंग करके उसको डालेंगे। जब आप कुछ बनोगे तो आप अगर आप सिंपल कैमरे में फोटो लेके भी खींचोगे ना तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, 1500 उनके फोन में एडिटिंग ऐप होते हैं और आधा घंटा वो एक एक फोटो को एडिट करके पोस्ट करने में लगाते हैं और 10 लाइक्स के लिए, वो भी अपने जो क्लास के बच्चे होते हैं उनके लाइक्स के लिए। तो